नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की अध्याय 6, ठीक ना, जो कि भगत सिंह द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह को सब लोग जानते होंगे, एक महान देशभक्त थे, ठीक ना। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। उनकी जुबानी ये लिखी गई थी, वो उन्होंने लिखा था जब वो जेल में थे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने लिखा है, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिक्स में काम में हिस्सा नहीं ले सकते। क्या करेंगे? पढ़ने वाले विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिक्स काम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। यह बात का बहुत जोर हम सुन रहे हैं, जिसका विरोध भगत सिंह करते थे और हम भी करते हैं। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। विद्यार्थियों से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाया जाता है कि वो पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। क्या बोले कि वो पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। इस आशय पर क्या हस्ताक्षर करवाया जाता है, ठीक ना। आगे, हमारा दुर्भाग्य की लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेज के नाम एक सर्कुलर या पत्रिका भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। देखिए ये कैसा है नेता, ये बोल रहा है कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहाँ भी सर अब्दुल्ला कदार के प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा इस बात पर जोर दी कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। जो ईश्वर चंद्र नंदा था, उसने जोर दिया कि भाषण में भी कि इसमें विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पंजाब की राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ है। उस समय पंजाब जो था राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ था। जैसे बिहार है ना, वैसे पंजाब का हाल था। इसका क्या कारण है? क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है कि हमारा शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्ध हैं। क्या बोल रहे हैं कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्ध हैं। इसका यही कारण है। आज पंजाब काउंसिल की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह से पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है। क्या बोल रहे हैं कि इसका हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेती। और बोल रहे हैं कि उसमें अंग्रेज का शासन था, तो बोल रहे हैं कि निकम्मी और बेकार शिक्षा है, जिसके कारण से युवाएं जो है देश के किसी भी गतिविधि में भाग नहीं ले पा रहे हैं। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता कि हमारे देश में क्या हो रहा है। जब वो पढ़कर निकलते हैं तब उनमें से कुछ आगे पढ़ते हैं, लेकिन वो ऐसी कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवाय कोई चारा नहीं होता। जिन नौजवानों को कल देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज की अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब समझो, आज हम बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं। ये तो बोल ही रहे हैं, तो बात तो सच्ची है, लेकिन हम भी आज बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं जो मधु खाता है, शिखर खाता है, मतलब पता है ना कि गांजा भी पीता है, दारू भी, सब। मतलब उस वक्त क्या होगा सोचो। तो ऐसा किसी भी बच्चे का मतलब लत लगे तो उसको दांतों समझाओ, तो ना देखो, तो जरूरत पड़े तो मारो भी। इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। बोल रहे हैं इससे जो परिणाम निकलेगा वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ाई करना है और उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगाना चाहिए, लेकिन क्या देश की परिस्थिति का ज्ञान उनके सुधार का उपाय, क्या बोल रहे हैं, क्या देश की परिस्थिति का ज्ञान और उनके सुधार का उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है? शिक्षा का क्या अर्थ है भाई? यही ना कि तुम अपने देश के बारे में जानो, उसका विकास करो, तुम खुद के बारे में जानो, उसका विकास करो। यही तो शिक्षा का आशय है। अब बोल रहे हैं कि अब देश की परिस्थिति में हिस्सा ही ना ले और देश को सुधारे ही नहीं, तो इसका ज्ञान लेके क्या करेगा वो? यदि क्या बोल रहे हैं फिर, यदि यही तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ, क्या बोल रहे हैं, यदि ऐसा है तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए हासिल की जाए। ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या? बोल रहे हैं कि ऐसी शिक्षा की जरूरत है क्या? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं कि काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो। क्या बोल रहे हैं? काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा न लो। कुछ तो लोग, मतलब अगर कुछ कहता भी है पॉलिटिक्स में तो कहता है कि तुम पढ़ो लेकिन सोचो भी, लेकिन व्यवहारिक में उसमें हिस्सा न लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फ़ायदेमंद साबित होगे। बोल रहे हैं कि तुम अधिक योग्य हो। क्या बताओ, जो इंसान पॉलिटिक्स में चल गया उससे अधिक योग्य कौन होगा? अरे हम मानते हैं कि योग्य है वो अच्छा डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियर बन जाएगा, साइंटिस्ट बन जाएगा, लेकिन जो पॉलिटिक्स में है, जो अभी गंदे लोग हैं, उसका जगह कुछ अच्छा लोग जाएगा तो भाई असुविधा सब बहुत निकल के आएगा, बहुत लोगों की सेवा हो जाएगी। समझने का प्रयास करो। अभी आप लोगों की उम्र कम है, इसलिए बात बड़ी सुंदर लगती है। हालांकि उम्र से इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बात बहुत सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू यंग प्रिंस, क्या बोल रहे, प्रिंस कोपोटकिन पढ़ रहा था, ठीक ना। कोई विद्यार्थी था जो
इंस्कोपेक्टिन बुक पढ़ रहा था, तब देखिए क्या होता है। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे, यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। और क्या बोले कि यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। लड़का बोला, प्रिंस क्रोपोटनिक का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा, ऐसा उसने बोला। वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। क्या बोला? वो अर्थशास्त्र के विद्वान थे। इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा और उसने फिर कहा, ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तक पढ़ते हो। क्या बोले कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तक पढ़ते हो। बेचारा हूँ क्या इकोनॉमिक्स का पढ़ रहा था। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थी को उसने क्या सिखाना है। अब बोल रहा है कि उन बेचारे विद्यार्थियों को उनसे क्या सीखना है। ऐसी स्थिति में वो नौजवान क्या सीख सकते हैं। बोले कि ऐसी स्थिति में वो नौजवान सीख क्या सकते हैं वैसे प्रोफेसर से। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। बता रहे हैं कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति। अब बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू के जाकर भाषण सुनिएगा तो व्यवहारिक राजनीति हुई। पर क्या बोल रहे हैं, पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ। पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू है। सरकारों और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही गिनी जाएगी तो फिर यह भी पॉलिटिक्स ही हुई ना। क्या बोले कि यह भी पॉलिटिक्स ही हुई कि नहीं। बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी गतिविधि अगर व्यवहारिक हो तो वो पॉलिटिक्स में गिनी जाएगी। तो आप उन लोगों का स्वागत करने और उन लोगों का भाषण सुनने जाते हैं वायसराय सबका, तो वो क्या पॉलिटिक्स नहीं है। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है। और दूसरी से नाराज होती है। मतलब कह रहे कि इससे सरकार खुश होती है और जब हम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेंगे तो नाराज हो जाएगी। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी की ही हुआ। क्या विद्यार्थी की जमानत ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु हैं। क्या बोल रहे हैं, जब हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं पशु है, पेट के गुलाम है, तो हम किसी तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। तो फिर कहेंगे कि हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसी देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन से देश पर अर्पित कर दे। मतलब बोल रहे हैं भगत सिंह, सब जानते हैं कि हिंदुस्तान के ऐसे देशभक्तों की जरूरत है जो तन मन धन से देश को अर्पित करे। वो हर समय रहती है, लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा थी, आज़ाद करवाना था। अभी भी है, बहुत सारी ज़रूरतें ऐसी जिसे पूरा करने के लिए बच्चों को आगे आना चाहिए और अपना तन मन धन देश पर न्यौछावर करना चाहिए, अर्पित कर दे। और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। और बोल रहे हैं पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्यों बूढ़ी में ऐसी आदमी मिल सकेंगे। बोल रहे क्या बूढ़े में ऐसे आदमी मिल सकेंगे। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे। क्या बोले, क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे। बोले कि क्या सामान्य लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे। या तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे होकर, नहीं तो वही निकल सकता है जो किसी जंजालों में ना फंसे हो। मतलब समझ रहा सीधा से कहाँ है कि वो सब गतिविधि पर ध्यान मत देना कि गर्लफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड हो, ये सब नहीं। तो बोल रहे जो जंजाल में फंस गया वो सब देश सेवा नहीं कर पाएगा। क्या करेगा वो। जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया है। बोल रहे हैं कि यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो तब वो इस बात को समझ सकते हैं, नहीं तो क्या समझेंगे वो। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी की ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा न लगाए हो। मतलब बोल रहे हैं कि व्यवहारिक ज्ञान भी अर्जित किया हो, खाली गणित और ज्योग्राफी के पर्चों के लिए घोंटा न लगाया हो, थोड़ा पढ़ भी लिया हो। क्या इंग्लैंड के सही विद्यार्थी का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। बोल रहे हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी के लिए कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे उपदेशक कहाँ थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो। आज नेशनल कांग्रेस अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह के बारदोली वाले की सहायता कर रहे हैं, नेशनल कांग्रेस के सत्याग्रह वाले के बारदोली वालों की जो सहायता कर रहे हैं, क्या वो ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे। तो बोल रहे हैं क्या वो ऐसे मूर्ख रह जाएंगे, वो नहीं पढ़ेंगे। सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। बोल रहे कि सभी देशों को आज़ादी करने वाले और कोई नहीं, वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही होते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश की अस्तित्व बचा पाएंगे। बोल रहे क्या हिंदुस्तान के विद्यार्थी अलग अलग रहकर अपना और अपना देश का अस्तित्व बचा सकता है। नहीं। नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार भूल नहीं सकते। बोल रहे हैं कि नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए गए अत्याचार को भूल नहीं सकते। वो यह भी समझते हैं कि उसे एक भारी क्रांति की जरूरत है। मतलब कार्य विद्यार्थी ये समझते हैं कि उसे एक भारी क्रांति की जरूरत है। वो पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और
जब जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे, अपना प्राण का इसी में उत्सर्ग कर दे। वरन बचन का कोई उपाय नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वरन बचने का और कोई उपाय नहीं है। जब भी जरूरत पड़े पढ़ो, जरूर पढ़ो, लेकिन जब भी जरूरत पड़े देश की सेवा के लिए खुद पढ़ो और तन मन धन सब न्यौछावर कर दो। अब देखिए पहला पत्र तो खत्म हुआ, इसी के साथ अब दूसरा पत्र शुरू था जो कुछ सुखदेव के नाम लिखे थे। पता है ना, सुखदेव, बरकत गुरु और भगत सिंह तीनों को फांसी एक साथ पड़ा था 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को, कब? 31 मार्च 23 मार्च 1931 ना, 31 मार्च, 24 मार्च को पढ़ने वाला था, 23 मार्च को पढ़ा था, 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 1931 मतलब बहुत ही दुख का दिन था उस दिन, और आज भी हम लोग उसे शोक मनाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे, सुखदेव के नाम पर पत्र। प्रिय भाई, मैंने आपका पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मतलब इससे पहले सुखदेव भी भगत सिंह को पत्र लिख चुके थे, तो भगत सिंह लिखते हैं, मैंने आपका पत्र कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। बोलते हैं कि मैं अनुभव करता हूँ कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। मतलब दोनों पर अलग अलग प्रभाव डाले हैं। जिन बातों को जेल से बाहर घिरना करते थे, जिन बातों से जेल से बाहर घिरना करते थे सुखदेव, वो आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था, वो अब मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती। मतलब, और भगत सिंह कह रहे हैं कि जिन बातों का मैं जेल से बाहर समर्थन करता था, उसका अंदर अब मुझ पर विशेष रूप से महत्व नहीं है। और सुखदेव को कहते हैं कि जिन बातों का आप जेल से बाहर समर्थन करते हैं, जेल के अंदर आप उससे घृणा करते हैं। ठीक ना? और देखिए, इसी प्रकार मैं जेल के अंदर ये हो गया। उदाहरणार्थ मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु आप इस भावना को मेरे हृदय में, मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। मतलब कि बोल रहे हैं कि पहले मैं व्यक्तिगत प्रेम को बहुत ज़्यादा मानता था, लेकिन अब इसके लिए मेरे हृदय में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। मतलब था, लेकिन कोई विशेष स्थान नहीं, उसका कोई महत्व ही नहीं है। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचार भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। मतलब करे कि भारत, आप बाहर अब व्यक्तिगत प्रेम के एकदम कड़े विरोधी थे, आप देश प्रेम के समर्थन थे, लेकिन अंदर आपके विचार थोड़ा सा परिवर्तन एवं क्रांति आई है उसमें। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सामूहिक से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त हुआ। मतलब कह रहे कि आप इसे, जो हम काम कर रहे हैं, इससे क्या बोल रहे हैं कि मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपके एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त होता है, और इस सहानुभूति से आपको एक प्रकार का आनंद भी प्राप्त होता है। आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया। परंतु क्या हुआ कि भगत सिंह ने बताया था सुखदेव को कि भाई कई मामलों में आत्महत्या उचित होता है, लेकिन सुखदेव सिंह ने इसका कड़ा विरोध किया था। कहा क्या है? आत्महत्या और कायरता है। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली प्रकार याद है। हमारी यह बात सहनसाई कुटिया में शाम के समय हुई थी। मतलब कब हुई थी? शाम के समय थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूँ कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल उचित वरन अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। मतलब कह रहे कि मेरी यह उस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी थी। मतलब कि आप भगत सिंह उस चीज़ को घृणित और निंदनीय समझ रहे हैं, जिसे पहले कहते थे कि कुछ मामलों में आत्महत्या सही है, उसे आप कहते हैं कि वो घृणित है, और आपको अब लग रहा है कि वह उचित होगा। नहीं, ये गलत है, वो घृणित ही है। भगत सिंह ऐसा बोल रहे हैं। अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कायरता का कार्य है। मतलब भगत सिंह बोल रहे हैं कि आत्महत्या एक घृणित अपराध है और यह पूर्णतः एक कायरता का काम है। यह पूर्णतः एक कायरता का काम है, ऐसा भगत सिंह बोलते हैं। ठीक ना? क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या है वह क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या है। कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। ठहरा सकता। आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। कि आप यह नहीं समझ पाए कि केवल कष्ट सहने से आप देश पर की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आप जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि नौजवान भारत सभा के ध्येय सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एक एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर कितना प्यार किया था। मतलब कह रहे थे कि उस समय जो हमने इसे सोच समझकर ही कष्ट सहना और बलिदान करना को कितना प्यार किया था। ठीक ना? मैं यह समझता हूँ कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवाओं की अब वह समय है। आपने अधिक से संभव सेवाओं की अब उसका समय है कि जो कुछ आपने किया उसके लिए कष्ट उठाए। दूसरी बात यह है कि
वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। बोल रहे हैं कि यह वह अवसर है, यही वह अवसर है जब आपको सारी जनता का नेतृत्व करना है। मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। क्या बोल रहे हैं कि मानव किसी भी कार्य को उचित मानकर ही करता है। जब तक वह कार्य उसे उचित ना लगे तब तक क्या करेगा, उस कार्य को ही मानव नहीं करेगा। जैसा कि हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसा कि इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य, जैसा कि इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था, बम फेंकने का कार्य किया था। उसी पर इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। बम फेंकने का कार्य किया गया था। कार्य करने के पश्चात उसका परिणाम और उसका फल भोगने की बारी आती है। कार्य करने के पश्चात क्या बोल रहे हैं कि उसका परिणाम और फल भोगने की बारी आती है। क्या आप यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया, करने की दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए अगर दंड से बचने का प्रयास किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होता? नहीं, इसका प्रभाव लोगों पर उलट होता। अब हम अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं। मतलब बोल रहे हैं कि अब अगर हम कष्ट सह रहे हैं तो अपने लक्ष्य में पूर्णतः सफल हुए हैं, और नहीं सहते तो मतलब यह उचित नहीं होता। बंदी होने के समय हमारी संस्था के राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बंदी होने के समय इनके राजनीतिक बंदियों की दशा कैसी थी? अत्यंत दयनीय थी। हमने उसे सुधारना प्रयास आरंभ किया। बोलेंगे हमने उसे सुधारने का प्रयास आरंभ कर दिया। मैं आपको पूरा गंभीरता से बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। बोल रहे कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान था, न हमें यह विचार सूझता था। बोल रहे कि हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का न तो ज्ञान था और न हमें यह विचार सूझता ही था। हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? बोल रहे कि हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। तो क्या आपको यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या के लिए तैयार थे? नहीं, प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं है। बोल रहे कि श्रेष्ठ होना और प्रयत्नशील होना, श्रेष्ठ उत्कृष्ट आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि आत्महत्या नहीं की जा सकती। हमारे मित्र श्री यति चंद्र नाथ दास जी की मृत्यु तो सपीहनीय है। मोले बहुत मतलब कि प्यारा है। क्या आप इस आत्महत्या कहेंगे? बोल रहे क्या आप इसे आत्महत्या कहेंगे? श्री यतेंद्र नाथ जी की मृत्यु को क्या आप आत्महत्या कहेंगे? नहीं। क्या आप इस आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना फलीभूत हुआ है। समस्त देश में एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए। इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु। बोल रहे कि इस प्रकार के संघर्ष में मरना एक आदर्श मृत्यु है। इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास है कि उनके मृत्यु दंड दिया जाएगा, बोल रहे कि हम लोगों को जिनसे विश्वास है कि उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा, धैर्यपूर्वक उस दिन का प्रतीक्षा करनी चाहिए जब यह सजा सुनाई जाएगी और तत्पश्चात उन्हें फांसी दी जाएगी। यह मृत्यु भी सुंदर होगी, परंतु आत्महत्या करना केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना तो कायरता है। सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति यह कल्पना कर रहा है कि हमें फांसी दी जाएगी, सच में दी जाएगी। ऐसा कल्पना कोई कर सकता है? लोग कितना महान थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। क्या बोले कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली है। मैं और आप वरण में मैं कहूँगा कि हम में से किसी ने भी किंचित कष्ट सहन नहीं किया है। हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है। बोले कभी कुछ कष्ट सहे कहाँ? हमारे जीवन का यह भाग तो अभी आरंभ होता है कष्ट सहने का। आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की है। बोल रहे हैं कि आपको यह याद होगा कि अनेक बार हमने इस विषय पर बातचीत की है। रूसी साहित्य की प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है, वह हमारे साहित्य के कदापि नहीं दिखाई देती। हम उनकी कहानियों में कष्टों और दुखमय स्थिति को बहुत पसंद करते हैं। मतलब बोल रहे हैं कि रूसी क्रांति में जो कहानी थी जिनमें कष्टमय और दुखी स्थिति थी उसे हम बहुत पसंद करते हैं, परंतु कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। लेकिन कह रहे हैं कि कष्ट सहन की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते। हमें उनके उन्मद और उनके चरित्र की आराधना ऊंचाई के प्रशंसक हैं। परंतु इसके कारण पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते। मैं कहूँगा कि केवल विपत्तियां सहन करने से साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों में साध्यता, दर्द की गहरी तीस और उनके चरित्र तथा साहित्य में ऊंचाई उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है जब
हम अपने जीवन में अकारण ही रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस आधार नहीं होता, इसके लिए कोई प्रकृति या ठोस आधार नहीं होता। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार से उन विपत्तियां, चिंताओं, दुख और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए जिनको हम स्वयं आरंभ किए संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं, एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं। करें कि हमें उन सब चीज़ों को सहन करना चाहिए और संघर्ष द्वारा आमंत्रित करते एवं जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, उसे हमें सहन करना चाहिए। ठीक ना। मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता हूँ। क्या बोले कि मैं आपको बताता हूँ कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है। जेल ही ऐसी विषय की स्वाध्याय करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है। मतलब तुमको पता है भगत सिंह जो थे जेल में भी थे तो बहुत सारा किताबें उन्होंने पढ़ा, लगभग 3000 पन्ना तो इन्होंने सिर्फ लिखा था और कितना हज़ार पन्ना इन्होंने पढ़ दिया था। बहुत ज़्यादा उनको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। वो भी खास करके रूस की क्रांति जो हुआ था ना, बोल्शेविक क्रांति, उससे जुड़ी किताबें जितनी भी थी सब पढ़ दी, सब जेल के अंदर ही। स्वाध्याय का सर्वश्रेष्ठ भाग है स्वयं कष्टों को सहना। बोल रहे हैं कि स्वाध्याय का अगर सबसे उत्तम भाग है तो स्वयं कष्टों को सहना। आप भली प्रकार जानते हैं कि रूस में राजनीति बंदियों का बंदीगृह में विपत्ति सहन करना ही जड़ शाही का तख्त उठाने के पश्चात उनके द्वारा जेल में प्रबंध में क्रांति लाए जाना सबसे बड़ा कारण था। जेल में क्रांति लाया जाना सबसे बड़ा कारण था। क्या भारत को ऐसी व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय से पूर्णतः परिचित हो और इस समस्या को निजी अनुभव रखते हो? बोलने की ऐसी व्यक्तियों को भारत में जरूरत नहीं हो जो इसे समझते हैं और इसका निजी अनुभव रखते हो। केवल मतलब कि जेल में क्रांति जाके जेल के अंदर से ही क्रांति ला दे कि दूसरा कोई भी इस काम को कर लेगा, इस पर बोल रहे हैं दूसरा कोई भी इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत लोग किसी प्रकार भी उचित नहीं कहा जा सकता। मतलब इस प्रकार बहुत लोगों को भी इस काम करने के लिए उचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र में कार्य का भार दूसरे लोगों पर छोड़ने को अप्रतिष्ठापूर्ण एवं घृणित समझते हैं दूसरों पर छोड़ने को, उन्हें पूरी लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो उन विधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें औचित्य का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं माना जाता। बोल रहे हैं कि लेकिन उन्हें उचित का, न्याय का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उचित जो सही है उसका ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्यायपूर्ण नहीं होते, कभी भी सही नहीं होते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के इस प्रकार के आंदोलन क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगा। कम कर देगा। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन्हें सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिया है मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। क्या बोल रहे हैं कि मैं उन्हें समझने में असमर्थ हूँ। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं या ना समझ। कह रहे हैं कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या ना समझ। वो आपके इस व्यवहार को, जिसे वो स्वयं कहते हैं कि हम कंचित भी नहीं समझ सकते क्योंकि आप उन्हें बहुत ऊंचे और उनकी समझ से बहुत परे हैं। क्योंकि आप उनसे बहुत बता रहे हैं कि सुखदेव जी आप तो बहुत ही समझदार हैं, आप उनसे ऊंचे विचार रखते हैं, आप बहुत उनसे समझदार हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं। मतलब कि आप उन समझते हैं, इसलिए मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ। ठीक ना। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं कि बंदीगृह का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है तो आप उसके विरोध आंदोलन करके उसे सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि बंदीगृह इतना ही अपमानजनक है तो आप उसका विरोध करके उसे सुधारने का प्रयत्न क्यों नहीं करते हैं? स्वभावतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, परंतु यह तो वही तर्क है जिसके आड़े लेकर साधारणतः निबल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। मतलब आप कहेंगे कि यह सफल नहीं होगा, लेकिन यह तो वही बात होगी जिससे साधारण लोग बचना चाहते हैं। यही सब बात का आड़े लेके हमसे होगा नहीं, करेंगे नहीं, क्या बोलेगा ये वो, तो आप भी तो वही बात कर रहे हैं। ठीक ना। यह वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते रहे हैं जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जाने से बचना चाहते हैं। बोले कि यह बात हुई जिससे हम जेल से बाहर सुनते आ रहे हैं उन लोगों से जो कि क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से बचना चाहते हैं कि ऐसा कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। हुआ कि नहीं जी? किए ना। भगत सिंह किए भाई, महात्मा गांधी क्रांति किए, सुभाष चंद्र बोस किए, जवाहरलाल नेहरू किए और बहुत सारे लोग थे, सावरकर जी थे और बहुत सारे थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे,
जयप्रकाश नारायण भी अंतिम कुछ सालों में 1942 में भारत छोड़ो में भाग लिए थे। तो सब मिलकर क्रांति किया ना, बहुत सारे असंख्य हैं जिन्होंने सब मिलकर हमें आज़ादी दिलवाई है। तो सब किया क्रांति, सफल भी हुआ। और जो लोग ऐसा मानते थे क्रांति करने से कोई फायदा नहीं, वो बैठे रहे क्या जी, तो वही बात हो जाएगा। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुख से सुनूंगा? बोल रहे कि क्या यही उत्तर मैं आपके मुँह से अब सुनूंगा? कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठित हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती है? मतलब करें कुछ मुट्ठी भर एकत्रित पार्टी अपने आदर्शों और लक्ष्यों की तुलना में क्या कर सकती है? क्या हम इसे यह निष्कर्ष निकाले कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में नितांत भूल की है? बोलेंगे कि क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालें कि हमने इस काम को प्रारंभ करने में नितांत मूर्खता की है? नहीं, इस प्रकार की परिणाम निकलना उचित नहीं होगा। बोल रहे हैं कि नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकलना कि हमने गलत किया है, भूल की है, उचित नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति के भीतर निर्बलता प्रकट होगी जो इस प्रकार की सोचता है। मतलब करें कि इससे कि उस व्यक्ति के अंदर निर्बलता प्रकट होगी जो भगत सिंह की तरह अगर सोच रखते हैं देश के लिए कुछ करने के लिए, ठीक ना। बोल रहे हैं आगे चलकर आप लिखते हैं कि 14 वर्ष बंदी गृह में कष्टों से भरपूर जीवन बिताने के पश्चात किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि उस समय भी उसके विचार वही होंगे जो जेल से पूर्व थे। बोल रहे हैं कि 14 वर्ष अगर कोई व्यक्ति बंदी गृह में बिता ले तो उसके बाद उससे वह आशा नहीं की जा सकती है जो जेल में की गई थी, ठीक ना। क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को रौंद कर रख देगी। क्योंकि जेल का वातावरण क्या, उसके समस्त विचारों को क्या कर देगी, रौंद कर रख देगी। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, बोल रहे हैं कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? बोल रहे कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचार के अनुकूल था? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते थे? बोल रहे हैं फिर भी असफलताओं के डर से हम प्रयास करना छोड़ सकते थे। सही बोल रहे हैं वो। क्या आपका आशय यह है कि यदि हम इस क्षेत्र में न उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कदापि नहीं हुआ होता? बोल रहे हैं कि यदि हम इस क्षेत्र में नहीं उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी नहीं हुआ होता, ठीक नहीं। यदि ऐसा है तो आप भूल कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि यदि आप ऐसा भी सोचते हैं तो आप भूल कर रहे हैं, होता। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने की बड़ी सीमा तक सहायक सिद्ध हुए हैं। बोल रहे हैं कि यह भी ठीक है कि हमने वातावरण को बदलने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुए हैं हम लोग भी। तथापि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकताओं की उपज है। बोल रहे हैं कि हम तो केवल अपने समय की आवश्यकताओं की उपज है कि हमने प्रकृति ने हमको इस अवसर दिया है, ये ठीक ना। भगत सिंह ऐसा कुछ बोल रहे हैं। मैं तो कहूँगा कि साम्यवाद की जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं। बोल रहे हैं कि साम्यवाद के जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाले नहीं था। असल में यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने ऐसी विशेष प्रकार की विचार वाले व्यक्ति उत्पन्न किए थे। बोल रहे थे कि ऐसा औद्योगिक क्रांति विशेष प्रकार के विचार वाले व्यक्ति की यूरोप की औद्योगिक क्रांति ने, जो औद्योगिक क्रांति हुआ था ना यूरोप में, उसने ऐसे विशेष प्रकार के व्यक्ति को जन्म दिया क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी। उनमें मार्क्स भी एक था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ। बोल रहे हैं कि हाँ, ये सही है कि एक समय को एक विशेष प्रकार के चक्र में एक ओर घुमाने में मार्क्स बहुत ही आवश्यक सिद्ध हुआ, ठीक है। मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचार को जन्म नहीं दिया है। बोल रहे हैं कि मैंने और आपने भी इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचार को जन्म नहीं दिया, वरन यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति के प्रभाव का परिणाम है। बोल रहे हैं यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थिति का प्रभाव का परिणाम है जिसके कारण हम यह कर रहे हैं। निसंदेह हमने इन विचारों का प्रचार करने के लिए एक साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया। बोल रहे हैं कि इस विचार के प्रारंभ करने के लिए हमने प्रचार करने के लिए एक साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार का कठिन कार्य ही हाथ में लिया है तो उसे जारी रखना चाहिए। बोल रहे हैं कि जब अब ले ही लिया है तो उसे जारी रखना चाहिए इस कार्य को और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता के मार्गदर्शन नहीं होगा। बोल रहे हैं कि विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरन यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगा, बल्कि यह उसके एक विपरीत कार्य होगा। जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीम परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हम कठिनाइयों का निशान बनाया जाता था। बोल रहे हैं कि नाना प्रकार से कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था, यहाँ तक कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे वो भी हमको छोड़ गए। क्या ये परिस्थितियाँ हमें असीम परीक्षा युक्त नहीं थी? बोल रहे कि जो लोग महान क्रांतिकारी कहने का गौरव खुद को करते थे वो भी हमें छोड़ गए कि क्या ये परिस्थितियाँ असीम परीक्षा युक्त न थी? फिर आपने आंदोलन एक प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? बोल रहे हैं कि ऐसे करने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था? क्या स्वयं यह नहीं तर्क हमारे विचार में
शक्ति नहीं देता। बोल रहे हैं कि क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचार को शक्ति नहीं देता कि हमारे पास क्या कारण था जिस कारण हमने किया? और क्या ऐसे कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेल के दंड भोग कर लौटे और अब भी कार्य कर रहे हैं? और बोलते हैं कि ऐसे क्रांतिकारी का भी उदाहरण हमारे पास है जो कि जेल में दंड भोग कर लौटे और अब भी अपना कार्य कर रहे हैं। यदि वाकुनिनी ने अपने समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में आत्महत्या कर लेता। मतलब बोल रहा है कि अगर वह आपके समान सोच विचार किया होता तो वह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज आपके ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान हैं और जिन्होंने अपने जीवन का अधिकतर भाग दंड भोगते हुए जेल में बिताया। बोल रहे हैं कि आज वही लोग मतलब कि रूसी क्रांति के सत्ता पर विराजमान है जिन्होंने अपना जीवन का अधिकतर भाग कहाँ दंड भोगते हुए ही बिता दिया। मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अधिक रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पर दृढ़तापूर्वक अधिक रहने का प्रयास करना चाहिए। कोई नहीं कह सकता है कि भविष्य में क्या घटना होने वाली है। कह रहे हैं भगत सिंह, कोई नहीं कह सकता भविष्य में क्या घटना होने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि हमारी बम फैक्ट्रियों में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका विरोध किया था। बोले भगत सिंह, क्या आपको याद है कि हमने कहा था कि अपने बम के फैक्ट्रियों में विष भी रखना चाहिए तो आपने इसका बहुत ही विरोध किया था। आप इस विचार से घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था। बोले थे कि आपको इस पर विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ है? मतलब बोल रहे हैं कि अब क्या हो गया? यहाँ तो ऐसी विकट और जटिल परिस्थितियाँ भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। मुझे इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है। आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। बोल रहे हैं कि आपको उस मनोवृत्ति से भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही इन विचारों का अनुकूल कार्य किया होता, मतलब इन विचारों का अनुकूल कार्य किया होता बंदी बनाने के समय, अर्थात आपने विष खाकर, बोल रहा है कि उसी समय जब हम बंदी बनाए जा रहे थे आपने विष खाकर उसी समय आत्महत्या कर ली होती तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। परंतु इस समय तो इस कार्य के पर विचार करना भी हमारे लिए हानिकारक है। लेकिन बोल रहे हैं कि इस समय तो हमारे लिए इस पर विचार करना भी हानिकारक होगा कि हम आत्महत्या कर लें। एक और विशेष बात जिस पर आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जिस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, यह है कि हम लोग ईश्वर, पुनर्जन्म, नर्क, स्वर्ग, दंड एवं प्रतितोषिक मतलब परासितोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। बोल रहे हैं कि हाँ होता होगा भगवान क्या ये स्वर्ग, नर्क, दंड, ईश्वर, पुनर्जन्म, लेकिन हम लोग इस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि हम क्रांतिकारी हैं। अगर इस पर विश्वास करें तो हम नहीं रह पाएंगे। हालांकि क्या बोलेंगे, हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं, होता है लेकिन हम विश्वास नहीं करते हैं। अतः हमें जीवन एवं मृत्यु के विषय में नितांत भौतिक रीति से सोचना चाहिए। बोल रहे हैं कि हमें जीवन एवं आध्यात्मिक को भी, ताकि हमें भौतिक रीति से सोचना चाहिए क्योंकि हम अभी इस समय के उपज हैं, इसलिए हमें इस समय के अनुसार सोचना होगा भौतिक रीति से। आध्यात्मिक में मतलब भगवान का वर्णन आता है और स्वयं का, लेकिन भौतिक रीति से जो भी ये देश विदेश और यहाँ के लोग और घर बार ये सब भौतिक रीति में आ जाता है, ठीक ना। एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारियों ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझे इस विषय पर बातचीत की थी कि उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा था कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मैं कोई भेद खोलने और इस प्रकार की जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूँ। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूँ। उनका तर्क था कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। बोल रहे हैं कि मेरी यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। परंतु मैंने उनको उत्तर दिया था कि मेरे जैसे विश्वास और विचार वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता। भगत सिंह बोले कि मेरे जैसे विचार वाला व्यक्ति व्यर्थ में कभी नहीं मर सकता। जिनको अंदर बोल रहे थे कि मेरे इतना विश्वास और विचार हुआ व्यक्ति कभी व्यर्थ में नहीं मर सकता है। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। बोल रहे कि हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं। बोल रहे कि हम मानवता की अधिक से अधिक संभव सेवा करना चाहते हैं, विशेषकर मेरे जैसे भला मनुष्य जिसका जीवन किसी भी रूप में दुखी या चिंतित नहीं है। बोल रहे हैं खास करके मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन किसी प्रकार से दुखी और चिंतित नहीं है। किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर रहा, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। बोल रहे हैं कि आत्महत्या करना तो दूर, उसका विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता। वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ। बोल रहे हैं कि वही बात मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे व्यक्ति के जो विश्वास और विचार है उसे कभी ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आशा है आप मुझे अनुमति देंगे कि मैं आपको यह बताऊं कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। बोल रहे हैं कि आशा है कि मैं आपको अपने बारे में बताऊं कि
मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। बाप, देखिए इनको पता है, फिर भी इनका शब्द में जो दम है, मतलब इसीलिए तो कहें कि हम हमारे जैसा व्यक्ति जीवन व्यर्थ में कभी नहीं गवा सकता, अधिक से अधिक मूल्य उससे प्राप्त करेगा, इनके शब्द में ही झलक रहा है। मुझे अपने लिए मृत्यु दंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा की नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। बोल रहे हैं कि मुझे किसी प्रकार की नम्र व्यवहार की क्षमा की आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई तो भी पूर्णतः सबके लिए होगी, वरन वह भी हमारे अतिरिक्त, बोल रहे हैं कि सबके लिए होगी लेकिन हमारे अतिरिक्त होगी। हम तीनों को क्षमा नहीं मिल सकता। लोगों के लिए नितांत सीमित एवं कई बंधनों से जकड़ी हुई होगी। बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ हमारा अपराध है कि हमारी सही बंधनों से जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी। बोल रहे हैं कि हमारे लिए न तो क्षमा हो सकती है और न वह होगी, और न ही ऐसा अंग्रेज करेंगे। कुछ भी हो जाए हमें क्षमा नहीं कर सकते। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो। इस पर भी हमें आशा है कि हमारी मृत्यु का प्रस्ताव सम्मिलित रूप से और विश्वव्यापी हो। उसके साथ मेरी अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपनी चरम सीमा पर पहुंचे तो हम फांसी दे दी जाए। बोल रहे हैं कि जब यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचे हमारे देश के, तब हमें फांसी दे दी जाए, ठीक ना। मेरी इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्तियों का मामला उस मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने। बोल रहे हैं कि हमारे अगर कोई भी मामला अगर संभव होता है कि कुछ लोग बचते हैं तो हमारे जैसे व्यक्तियों के मामले उस मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण न बने, ऐसा हम चाहते हैं। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों को भाग्य की पूर्णता भुला देना चाहिए। बोल रहे हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णता भुला देना चाहिए। हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभव को पूर्णतः अवगत हैं। बोल रहे हैं कि हम क्रांतिकारी होने के कारण अतीत के समस्त अनुभवों से पूर्णतः अवगत है। यहाँ समझ रहे हैं कितना बड़ा बात भगत सिंह बोले हैं कि मेरी यह इच्छा है कि यदि सम्मानपूर्ण और उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए, यानी कि कभी संभव हो कि सम्मानपूर्ण और उचित समझौता हो तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए मामले उस मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। मतलब कि जब कोई समझौता हो कि बहुत सारे लोगों को जेल से निकाला जा रहा है और हमें नहीं निकाला जा रहा है, तो हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए उसमें कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति का भाग्य पूर्णतः भुला देना चाहिए। करें कि जब देश का भाग्य निर्णय हो रहा हो तो किसी एक व्यक्ति का, चाहे वो हम खुद ही क्यों ना हो, कहना सोचना बहुत आसान है, लेकिन उस समय उस परिस्थिति में कहना मतलब अपने आप में दर्द भरा है। तो बोल रहे हैं कि भुला देना चाहिए, इसी परिस्थिति में एक व्यक्ति के भाग्य को भुला देना चाहिए, ठीक ना, कि उस समय देश का भाग्य केवल सोचना चाहिए। इसीलिए हम नहीं मान सकते हैं कि हमारे शासकों और विशेषकर अंग्रेज जाति की भावना में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते कि हमारे शासकों और विशेष करके अंग्रेज जाति में इस प्रकार के जो गवर्नर थे भारत में, उसे ना वही ना शासक था उसमें, कि कोई भी विशेष प्रकार का ऐसा आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं। बोल रहे हैं कि इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं। बिना क्रांति के अंग्रेज को समझ में नहीं होगा। क्रांति तो केवल सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्न से, कष्ट सहने के कारण एवं बलिदान से ही उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। बलिदान से उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहां तक मेरी दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधा और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जहां उसका प्रभाव स्थायी और उस देश के लोगों के लिए हृदय में हमारी फांसियों के कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो। मतलब बोल रहे हैं कि अगर क्या बोल रहे हैं, जहाँ तक मेरी दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए सुविधाओं और क्षमादान का स्वागत कर सकता हूँ जब उसका प्रभाव अस्थायी हो। जब उसका प्रभाव क्या हो, अस्थायी हो, और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसी से कुछ अमिट चिन्ह अंकित हो। हाँ जी, हो गया, आज भी हम आपको याद करते हैं, ठीक ना। बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। बोल रहे हैं कि हमारी फांसी जो हमें पड़ रहा है, बस देश के लोग उसे याद करें, उसका अमिट चिन्ह उनके हृदय में अंकित हो जाए, बस यही। इससे अधिक भगत सिंह और कुछ नहीं चाहते। उन्होंने ऐसा बोला। तो भगत सिंह थे जी एक महान क्रांतिकारी थे, ठीक ना, कोई छोटे मोटे नहीं। और युवा अवस्था में इतनी ज़्यादा क्रांतिकारी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है। और इतना बड़ा बात बोलना, मतलब समझ रहे हैं, कोई साधारण व्यक्ति तो बोल ही नहीं सकता भगत सिंह के बारे में इतना बड़ा बात। तो चलिए आज खत्म हुआ। यही है हमारे भगत सिंह जी, प्यारे थे ना। तो चलिए अब खत्म हो गया, ठीक ना चैप्टर। और जो भी व्यक्ति इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 और ये तो 6 था, तो इससे पहले जितना भी मतलब चैप्टर था सबका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो वहाँ जाके सब लोग देख लीजिएगा वीडियो, ठीक ना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक ना, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ताकि अगला वीडियो तक पहुँच जाए, ठीक ना। तो चलिए, ठीक ना, जय हिंद।